नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कोराम है। मैंने CGPSC 2018 में सेकंड रैंक हासिल की थी। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ आंसर राइटिंग कैसे करना है उसके ऊपर वीडियो बनाना, आंसर राइटिंग कैसे करना है उसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। ये इस तरह का मेरा पहला वीडियो है और आगे भी होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, अपना जो CGPSC का जर्नी रहा है उसके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग, we will have to discuss about what is CGPSC or how is the nature of the CGPSC State Services Examination. Okay, now I will tell you something about CGPSC, then we will go jump on to answer writing. Okay, now CGPSC. The examination of CGPSC is conducted in 3 stages, and those 3 stages, as everybody knows, are preliminary examination, mains, and then interview. In today's lecture, I will be discussing more on main strategy and how to write a good answer to score maximum marks in mains. Okay, now mains, the mains examination is conducted consisted of 7 papers: paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, paper 5, paper 6 and paper 7. First of all students, I would like to tell you that before preparing for any examination या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले आप उस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसको आप अपने पास रखें और बराबर सिलेबस को वॉच करें और उसके आधार पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ये जो CGPSC मेंस एग्जामिनेशन है उसका जो पेपर 1 है वो हम लैंग्वेज, उस पेपर को कहा जाता है लैंग्वेज पेपर। And this language paper is consisted of 3 parts. The first one being Hindi या general Hindi, the second one being Chhattisgarhi, and the last one being English. And the next paper is known as paper essay. ठीक, फिर आता है आपका पेपर 3 से लेके पेपर 7 तक जितने भी पेपर्स हैं इनको अभी के रिवाइज्ड सिलेबस में GS पेपर्स कहा गया, जनरल स्टडीज पेपर। ठीक, इन पेपर्स के ऊपर मैं आज पहले बात करूंगा, फिर हम लैंग्वेज और ऐसे के ऊपर आगे के वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, आपका जो पेपर 3 से लेके पेपर 7 तक का जो पेपर है उसको GS सेक्शंस बोला जाता है और प्रत्येक पेपर में 3 पार्ट होते हैं, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक, प्रत्येक जो पार्ट है उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, अलग रेलेवेंस है। ठीक, जैसे कि अगर मैं कंसिडर करता हूं पेपर 3 की, तो पेपर 3 के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहला पार्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सेकेंड पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थर्ड पार्ट है हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, देखिए आपका जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है उसको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। दीज आर डिवाइडेड सो दैट ईच पार्ट हैज इट्स ओन रेलेवेंस। ठीक, आपका जो GS पेपर 1 से लेके GS पेपर 5 है उसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस के फॉर्मेट कैसे होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के और लास्ट आपका 15 मार्क्स। ठीक है, ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको हमको बताना है 30 वर्ड्स में, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को 60 वर्ड्स में, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को 100 वर्ड्स में और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को 125 और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को 175 वर्ड्स में हमको क्या करना है, इसको बताना है। ठीक है, अब देखिए ये जो हर एक जो GS पेपर है, प्रत्येक GS पेपर के पार्ट 1 और पार्ट 3 से मैक्सिमम आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 175 वर्ड्स का, है ना। और उसी प्रकार आपका पार्ट 2 जो कि हर एक GS पेपर का है उसमें से मैक्सिमम मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन आएगा वो है आपका 10 मार्क्स। ठीक है, वो कितने मार्क्स का आएगा आपका 10 मार्क्स। ठीक, तो हर एक का मैं
वो डील करूंगा। एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेंगे हम और एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे कि हमको आंसर राइटिंग कैसे करना है। ठीक, चलिए। अच्छा हाँ, ये जो है आप अपना जो फोन है, अपना जो टेक्नोलॉजी है, उसको आप मैक्सिमम कैसे अपने प्रिपरेशन में यूज करेंगे उस चीज़ का आप एक फॉर्मेट बना लीजिएगा और अपने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप क्या करिएगा, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए। आमतौर पर सभी क्या करते हैं, या टुडे आमतौर पर ऐसा होता है कि हम छोटे क्वेश्चंस को पहले डील करते हैं, फिर हम बड़े क्वेश्चंस को डील करते हैं, है ना। लेकिन मैं इस स्ट्रैटेजी में ऐसे बताऊंगा कि पहले हम बड़े क्वेश्चंस को डील करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम छोटे क्वेश्चंस को देखेंगे कि छोटे क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम एग्जांपल्स के थ्रू हम इसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। एग्जांपल्स के थ्रू हम कैसे आगे बढ़ेंगे, चलिए। मैं पेपर 3 का हिस्ट्री का जो एक क्वेश्चन आया था बड़े मार्क्स में, उस क्वेश्चन को लेते हुए मैं आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उसके ऊपर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 2 क्वेश्चंस आए थे मेंस 2018 में। तो इन 2 क्वेश्चंस में जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो था आपका समुद्रगुप्त। ठीक, और टू बी प्रिसाइज we have to discuss the military expeditions of Samudragupta. Military expeditions of Samudragupta. ठीक, Samudragupta. First and the foremost thing you will have to consider, you will have to keep in mind is that in your 15 marks question we have to write 175 words, and in 15 marks question the answer will be consisting of 3 parts. The first part is known as introduction. The second part will be main body of the answer, and the third part will be conclusion. Okay? Introduction जिसको बोला जाता है भूमिका, main body यानी कि मुख्य भाग, और conclusion that means आपका निष्कर्ष। तो we will be discussing about Samudragupta. So I will take this example of Samudragupta and I will try to show you how to write an answer in 15 marks format. ठीक है, अब देखिए, इंट्रोडक्शन में मुख्य तौर पर सबसे पहले वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो तकरीबन आपका 20 to 30 वर्ड्स। सेम इज द केस विद कंक्लूजन, 20 to 30 वर्ड्स, एंड इन द लास्ट द मेन बॉडी विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 130 to 140 वर्ड्स, यानी कि आपका 13 से 14 लाइन। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन मुख्य तौर पर आपके आंसर का शुरुआत हो। ठीक, तो क्योंकि आपको पूछा जा रहा है मिलिट्री एक्सपीडिशंस के बारे में, तो आप इंट्रोडक्शन किसके मिलिट्री एक्सपीडिशंस के बारे में पूछा जा रहा है, समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, आंसर आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होगा कि समुद्रगुप्त किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और उनका जो रूलिंग पीरियड था वो कब से कब तक था और उनकी विशेषता क्या रही। ठीक, कि वो गुप्ता एम्पायर के सबसे प्रतापी शासक थे। ही वॉज द मोस्ट वेलियंट रूलर इन गुप्ता एम्पायर, ऐसे हम बताएंगे। ठीक है, इसमें आप इंट्रोडक्शन में कुछ बातों को ऐसे बता दीजिएगा। ये चीजें आपको खुद ही डेवलप करनी है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये क्या होगी। जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे आपको इन चीजों में क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेन बॉडी में हमको क्या डिस्कस करना है, यहाँ पे हमको डिस्कस करना है मिलिट्री एक्सपीडिशंस के बारे में। किसके, समुद्रगुप्त। तो जब आप सिलेबस को अपने पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता होता है कि हमने इस चीज़ को तैयार करके रखा हुआ है कि जो मिलिट्री एक्सपीडिशन है वो मिलिट्री एक्सपीडिशन में हम यहाँ पर हम शुरुआत कर सकते हैं कि द मिलिट्री एक्सपीडिशंस ऑफ समुद्रगुप्त आर एस फॉलोज। ठीक है, तो इस पार्ट को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आपका जो ये राइट वाला सेक्शन है, राइट वाले सेक्शन में हम एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और इस डायग्राम में हमको पता है कि जो समुद्रगुप्त हैं समुद्रगुप्त ने अलग अलग क्षेत्रों को जीतकर, अलग क्षेत्रों को जीतने के बाद उन्होंने वहां पर अपनी नीतियां लगाई थी और नीतियों के पश्चात फिर वहां पर क्या किया था, अपना रूल को आगे बढ़ाया। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना देंगे इंडिया का। ठीक है, और इस डायग्राम में हम
इनके द्वारा जो जीते गए क्षेत्र हैं, इनके द्वारा जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस चलाए गए थे, उनको हम यहाँ पर शो कर देंगे। जैसे कि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र थे, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र थे, फ्रंटियर स्टेट्स थे, कुछ फॉरेन स्टेट्स थे और कुछ आपके फॉरेस्ट स्टेट्स थे। तो इनको हम ऐसे ही बिल्कुल शो कर सकते हैं और यहाँ पर हम उनकी नीतियों का केवल नाम बता देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमको रूलर्स के बारे में क्या करना था, डिस्कस करना था। ठीक, फिर हम जो डायग्राम में यहाँ पर बात बताए हैं उस चीज को ना बताकर अब हम यहाँ पर इनके द्वारा जो जीते गए क्षेत्र हैं उनके रूलर्स के नाम हम यहाँ पर उल्लेखित कर देंगे, प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग नाम। ठीक, तो ये सेक्शन हो गया। ये तकरीबन आपका कितना लाइन कवर हो जाएगा? नियर अबाउट ये आपका 15 लाइन्स क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन आपको कुछ ना कुछ एक यूनिक अपना बना करके रखना होगा। अगर ये लाइन से एक आध ज्यादा जाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो कंक्लूजन होगा, मैंने जो कंक्लूजन लिखा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेरा कंक्लूजन कुछ इस प्रकार था। मेरा कंक्लूजन ऐसा था कि ये जो आपका समुद्रगुप्त ने जो भी क्षेत्रों को जीता था, तो मैंने इस प्रकार से कंक्लूजन बनाया कि अशोक के बाद और अंग्रेजों से पहले समुद्रगुप्त का जो रूल था, वो समुद्रगुप्त का रेन कुछ ऐसा था जिन्होंने ये जो पूरा इंटीग्रेटेड इंडिया है, अखंड भारत है, उसको वापस से पुनर्जीवित किया। ठीक, he reinstated या he redeveloped the concept of integrated India, and that was a clear mark in the history of India, and that only drew India to be a integrated India. So this must be the conclusion. ठीक, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। सबसे पहली बात, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन को मैंने आपको बताया। इसमें आपको 3-4 बातों को ध्यान रखना होगा। आप जब भी आंसर राइटिंग करेंगे, आपको आंसर राइटिंग जो आपकी मेंस की कॉपी आती है, मार्केट में अवेलेबल है, उस मेंस कॉपी को आप ले आइए खरीद कर और उसी में अपने आंसर प्रैक्टिस को क्या करिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये आंसर राइटिंग या आंसर कॉपी, आई विल राइट इट आंसर कॉपी। ओके, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी हैंड राइटिंग। ठीक, आपकी हैंड राइटिंग, मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा सुंदर होनी चाहिए, लेकिन हाँ लीजिबल होनी चाहिए। ठीक, इट मस्ट बी क्लियर। ठीक है, तीसरी बात, आपको टाइम कंस्ट्रेंट में आंसर लिखना है। अब शुरुआत के समय में क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो इतना परफेक्ट आंसर नहीं बनेगा। ठीक, आपको आंसर को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो आंसर है वो इतना क्लियर बनेगा, इतना आपका टू द पॉइंट बनेगा। ठीक, आपको अननेसेसरी चीजों को अपने आंसर्स में नहीं डालना है। ठीक, अननेसेसरी थिंग्स जो है उसको अपने आंसर से आपको निकालना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, और हाँ, आपको डायग्राम्स जहां पर हो सके वहां पर यूज करना है, लेकिन हाँ इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डायग्राम है, वो डायग्राम या फिर आपका जो आंसर है, वो आंसर आपका जबरदस्ती का डायग्राम ना लगे। दैट मस्ट बी रेलेवेंट, दैट मस्ट लुक गुड। ओके, now these are the points which you will have to keep in mind while writing answer. ठीक, and sixth most important thing is you will have to develop your content, you will have to accumulate your content. इसका मतलब ये है कि आपके पास आपका आंसर लिखने के लिए कंटेंट होना जरूरी है। अब वो कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप रिवाइज करेंगे, तो उसके बाद ही आपका ये कंटेंट डेवलप हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात हो गया। एक और क्वेश्चन मैं डील कर लेता हूँ, वो है आपका 10 मार्क्स। ठीक, सेम ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा। अब वो 10 मार्क्स वाला जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो मैंने ऐसे आर्बिट्रेरी लिया है। ठीक है, देखिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस क्वेश्चन से अगर मैं 10 मार्क्स में आपको बताऊं कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, अब देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ प्रेसिडेंट। टू बी वेरी प्रिसाइज, रोल ऑफ प्रेसिडेंट में आपको ये पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअल हेड है एग्जीक्यूटिव के या फिर नॉमिनल हेड है। ठीक है, वो वास्तविक मुखिया है या केवल नाम के मुखिया है सरकार के या इंडियन यूनियन। ठीक है, तो इसमें भी आप
बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे। ठीक, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब आपको ध्यान में रखना है कि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो मैक्सिमम आपका वर्ड लिमिट है वो है आपका 125 वर्ड्स। ठीक, तो यहाँ पर फिर से आपकी आ जाएगी इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आ जाएगा आपका मेन बॉडी और कंक्लूजन। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा ये आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है कि इंट्रोडक्शन की है, मेन बॉडी, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द आंसर, कंक्लूजन, आई हैव रिटन दिस कंक्लूजन। यू नीड नॉट राइट दीज हेडिंग्स ऑन योर आंसर शीट, ठीक है, दैट मस्ट बी अंडरस्टूड। फॉर दिस यू विल हैव टू डिवाइड इट इन पैराग्राफ्स और यू कैन राइट इट इन पॉइंट्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आता है कि हमको आंसर जो है वो पॉइंट्स में लिखने हैं या फिर हमको पैराग्राफ में लिखने हैं। ठीक है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, जिसमें भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको आपको यूज़ करना है। लेकिन जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा आपको क्या रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। दैट विल बी कन्वीनियंट टू, या द आंसर्स विल बी कन्वीनियंट टू राइट इन पॉइंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा किस पेपर का या किस सेक्शन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इस चीज पे गौर करिएगा या इस चीज पे एम्फसाइज करिएगा कि आपका जो डेफिनेशन होगा ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिले। तो कॉन्स्टिट्यूशन से डेफिनेशन क्या मिलेगा कि प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही इज मेंशन्ड इन सो एंड सो आर्टिकल एंड सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद द रोल ऑफ प्रेसिडेंट। द रोल ऑफ प्रेसिडेंट आपको पूछ रहा है एक्चुअल हेड है या नॉमिनल हेड, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दोनों बातों को डिस्कस करना है मेन बॉडी में। ठीक है, कि वो किस प्रकार एक्चुअल हेड है और किस प्रकार नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड में ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये आपका नॉमिनल हेड होगा। लेकिन जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उनको अंतिम रूप से कौन करेंगे, प्रेसिडेंट उनको क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर देते हैं। तो दैट मीन्स ही इज द एक्चुअल हेड। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसको आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक, अब वर्ड लिमिट के बारे में अभी डिस्कस कर लूंगा। अब देखिए कंक्लूजन वाले पार्ट में आप क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन आपका एक पॉजिटिव नोट में जाना चाहिए और बैलेंस्ड कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रेसिडेंट का जो भी यहाँ पर पावर्स को डिस्कस किया गया या जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स को डिस्कस किए, उस आधार पे प्रेसिडेंट के दो रोल हमको समझ में आ रहे हैं, एक्चुअल हेड और नॉमिनल हेड। तो हम कंक्लूजन में कैसे बताएंगे, हमको कंक्लूजन में इस प्रकार बताना होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड के जगह कुछ, मतलब नॉमिनल हेड के जैसे कुछ जगह पर अपना पावर्स को तो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो कंक्लूजन होगा वो इस प्रकार आपको ड्रॉ करना है कि वो जो होते हैं वो नॉमिनल ना होकर के एक्चुअल हेड है, या नॉमिनल कम और एक्चुअल हेड ज्यादा है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर डायग्राम वगैरह का तो यहाँ उतना कोई रेलेवेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम को क्या नहीं करना है, नहीं शो करना है। ठीक है, अब देखिए वर्ड लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपका फिर से वही 10 to 20 वर्ड्स, कंक्लूजन आपका 10 to 20 वर्ड्स, और मेन पार्ट ऑफ द आंसर दैट विल बी अबाउट 90 to 100 वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपका 125 वर्ड्स कवर हो जाएगा। सो यू विल हैव टू राइट आंसर इन सच फॉर्मेट फॉर 15 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। लेटर ऑन आई विल डिस्कस अबाउट मोर 8 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। ठीक है, चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको आपको 30 वर्ड्स में लिखना होता है। आपको 3 लाइंस यहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं। ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इसमें कोई आपको एनालिसिस या ऐसे टाइप का कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर पूछा गया डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ IBC, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को दर्शाएंगे। ठीक है, तो इस आंसर में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं आंसर लिखने के। ये जो आपका IBC है ना, इसमें या तो आप इसको पूरी तरह से यहाँ पर लिख दें, या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, आपके पास सबसे पहली बात तो कंटेंट होना चाहिए। एक्सटेंट पूछ रहा है मतलब कितने क्षेत्र में विस्तार है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, आपका ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट, इन पॉइंट्स को आप बता सकते हैं। ब्रैकेट में आप राज्य के नाम या फिर नदी का नाम अगर याद है तो उसको डाल दीजिए। ठीक, ये चीज कवर हो गया। फिर आप यहाँ पर अपने आंसर में बता दीजिए कि इट इज एक्सटेंडेड ओवर अ ट्रायंगुलर शेप, इट हैज एन एरिया ऑफ सो एंड सो। फिर नॉर्थ साउथ जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पर बता दीजिए 14
1400 या 1600 जो भी है, ईस्ट वेस्ट आप डिस्टेंस बता दीजिए 1100 या 1400 ऐसा कुछ है, ठीक। तो इस एक्सटेंट को आप बता देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए ये बहुत सारी बातें आपने बता दी। फिर यहाँ आगे वाले पॉइंट में आप क्या बता सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर एक्सटेंडेड ओवर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड वन और टू प्लेसेस इफ यू रिमेंबर, ठीक है। और फिर अगर जगह बचता है तो यही दो नंबर वाले में आप आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो जगह नहीं बचेगा, लेकिन अगर इन केस आपके पास जगह बच जाता है तो आप एक लाइन यहाँ पर और ऐड कर देना कि such a vast extent of IBC shows that it was much more developed than all the three contemporary civilizations. सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या इतना ज्यादा विस्तार इस बात को दर्शाता है कि ये बाकी सारी जो सभ्यताएं हैं समकालीन उनसे ज्यादा विकसित था। मेरे हिसाब से जगह नहीं बचेगा, लेकिन जगह बचता है तो भी आप इस चीज को कर सकते हैं, और 4 मार्क्स वाले में भी आप इस बात को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को आपको ध्यान रखना है और अपने आंसर्स में एक्स्ट्रा चीज को आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए 2 मार्क्स हो गया, 4 मार्क्स में भी सेम यही फॉर्मेट। 4 मार्क्स में भी कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में या हाउ इज डोमेस्टिक वायलेंस डिफाइंड इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो भी इसका डेफिनेशन दिया है वो आप बता दीजिए। फिर डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आप किन चीजों को व्यवहारिक तौर पर समझते हैं उन चीजों को यहाँ पर बता दीजिए, ठीक है। वो आपका 4 मार्क्स में हो जाएगा, 6 लाइन कवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 मार्क्स में अगर आपको एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स में क्वेश्चन आपको कितना आएगा, 100 वर्ड्स का आएगा। यहाँ पर भी आपको इंट्रोडक्शन बताना है, मेन बॉडी बताना है, और अगर कंक्लूजन पूछ रहा है तो कंक्लूजन बता दीजिए। अगर नहीं भी पूछ रहा है तो भी आप कंक्लूजन बताएंगे, तो वो चीज आपके आंसर को ज्यादा ब्राइट या ज्यादा सुंदर बनाएगा। ओके, नाउ इन 100 मार्क्स लेट मी टेक अ क्वेश्चन। What is RTI and write its significance, ठीक है। अब what is RTI पूछा, RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, और what is its significance, significance मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था में या इंडियन गवर्नेंस में RTI का क्या सिग्निफिकेंस रहा, किस प्रकार ये यूजफुल रहा या फिर यूजफुल नहीं रहा, या फिर लूप होल्स थे उनको आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो RTI को आपको बताना होगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन सो एंड सो करके आप एक 1.5 लाइन में उस बात को बता दीजिए। अब राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत किन किन इंफॉर्मेशन को रखा गया है उसको आप बता दीजिए आप अगले पार्ट में, और उस इंफॉर्मेशन के बाद राइट टू इंफॉर्मेशन को अक्वायर कैसे कर सकते हैं उसको बता दीजिए। तो इस प्रकार आपका तकरीबन ये 4 to 5 लाइन्स कवर हो जाएगा, क्या 4 to 6 लाइन, लेट अस कंसीडर 6 लाइन्स। Then after that, if you have to discuss about its significance, significance के लिए आपको बताना है कि RTI को किस प्रकार इंडियन गवर्नेंस में जो गवर्नेंस वाला पार्ट है उस पर बूस्ट हुआ, ठीक है। अब RTI के बाद आपको क्या करना है, इसका कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन में आपको इस प्रकार से कंक्लूजन बताना है कि आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ RTI, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI, the Indian governance, the governance system of Indians has been enhanced so much. Okay. Now there are loopholes in this act, but the system is developing itself. The system is enhancing itself. इस टाइप से बता देना, और there is a way, इस टाइप से कुछ बता देना। आपका 8 मार्क्स का जो 100 लाइन्स है ना वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर राइटिंग करते रहिए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। आंसर राइटिंग जब आप करेंगे ना तो जितना आप आंसर राइटिंग करते हैं उतना आपका ज़्यादा क्या होता जाता है, आंसर परफेक्ट होता जाता है। देयर इज नो वन इन दिस यूनिवर्स हु विल राइट द बेस्ट आंसर और द परफेक्ट आंसर एट द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पहले ही बार में एकदम परफेक्ट आंसर लिखेगा। इनफैक्ट इट इज गुड टू राइट रॉन्ग आंसर्स या इट इज गुड टू राइट इम्परफेक्ट आंसर्स, क्योंकि आप इम्परफेक्ट आंसर्स लिखेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि आपको परफेक्शन कैसे लाना है आंसर्स में, ठीक है। फिर बाद में टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाइए, और एनरोल होने के बाद आप अपने जो आंसर्स हैं उनमें कमियों को निकाल करके आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी विल आई विल मेक सम वीडियोज मोर टू डिस्कस विथ यू ऑल। फॉर द टाइम बीइंग बाय। अपना जो तैयारी है उसको चालू रखिए।